एक जिंदा सांप राजा की बेटी के पेट में रहता था। सांप ने राजा की बेटी को अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए अवनी के मुंह से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह फिर से उसके अंदर चला जाता। अवनी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाला हुआ है। अनजाने में वह पूरी तरह से उस नाग के वश में थी। श्रीनिवास हवेली में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि अवनी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी यही समझते कि पता नहीं अवनी को क्या बीमारी लग गई, जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। आदित्य जब श्रीनिवास हवेली के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम अवनी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप आदित्य यह सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब आदित्य राजीव सिंह के सलाहकार विवेक शर्मा के पास गया और बोला, शर्मा जी, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। आदित्य की बात सुन विवेक शर्मा उसे अपने साथ ले राजीव सिंह के पास जाता है और आदित्य का प्रस्ताव राजीव सिंह के सामने रखता है। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजीव सिंह एक बार अनमन ढंग से आदित्य की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। आदित्य राजीव सिंह को प्रणाम कर बोला, सर, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और, सर, मैं बिल्कुल एकांत में अवनी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर अवनी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। आदित्य की आत्मविश्वास भरी बातों से राजीव सिंह के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने आदित्य को रात में अवनी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजीव सिंह की इजाजत मिलते ही आदित्य अवनी के कक्ष में गया और उसे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई अवनी के मुंह से सांप बाहर निकला और हवेली के परिसर से होता हुआ जंगल की ओर चला गया। यह सब देख आदित्य दंग रह गया। वो बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहर खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा और अवनी के मुख से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे आदित्य यह सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देख उसे समझते देर न लगी कि अवनी की सारी बीमारी की जड़ यह सांप ही है। सुबह हुई तो राजीव सिंह डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने सलाहकार विवेक शर्मा के साथ अवनी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने आदित्य से पूछा, बताओ, क्या पता चला? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? आदित्य बोला, सर, मुझे अवनी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार, एक मिट्टी से भरी हुई बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। आदित्य की बात सुन राजीव सिंह को बहुत सुकून मिला। उसने विवेक शर्मा को आदित्य के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब सभी को इंतजार था तो बस रात का। सूरज डूबते ही आदित्य एक बार फिर अवनी के कक्ष में पहुंच गया। इस बार उसके पास एक चमकती हुई तलवार और मिट्टी से भरी एक विशाल बाल्टी थी। उसने तलवार को कमरे के कोने में रखा और बाल्टी को अवनी के पलंग के ठीक सामने स्थित कर दिया। फिर आदित्य ने कमरे की सभी बत्तियां बुझा दी। बस एक छोटा सा दीपक जलाए रखा जिससे कमरे में मंद प्रकाश था। आदित्य ने एक बार अवनी को देखा। वह बिल्कुल अचेत अवस्था में पलंग पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपने अंदर रह रहे दुश्मन का कोई आभास ही न हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और दीवार के सहारे बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। रात के सन्नाटे में हवेली के बाहर चिड़ियों की आवाज और दूर कहीं से आती सियारों की आवाजें कान में पड़ती थीं। आदित्य अपनी सांसों पर काबू रखते हुए किसी शिकारी की तरह सतर्क बैठा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, कक्ष में तनाव बढ़ता गया। ठीक 12 बजे, जैसा कि आदित्य को अपेक्षा थी, अवनी की सांसें तेज होने लगीं। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और धीरे धीरे उसके होंठों के बीच से एक काला, चमकीला सिर बाहर आने लगा। आदित्य ने देखा कि यह एक विशालकाय काला नाग था, जिसकी आंखें लाल कोयलों की तरह चमक रही थीं। सांप धीरे धीरे अवनी के मुंह से बाहर आया और फर्श पर रेंगते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने अपनी सांसें रोक ली। सांप कमरे से बाहर निकल गया। आदित्य जानता था कि उसके पास समय कम है। तुरंत वह उठा और अपनी तलवार उठाकर द्वार के पास जाकर छिप गया। उसने मिट्टी से भरी बाल्टी को अवनी के पलंग के पास रख दिया।
अब इंतजार था सांप के वापस आने का। करीब 3 घंटे बाद जब रात का अंधेरा अपने चरम पर था, आदित्य ने सुना कि द्वार के बाहर से सरसराहट की आवाज आ रही है। वह सतर्क हो गया। धीरे धीरे वह सरसराहट पास आती गई और फिर द्वार के नीचे से सांप अंदर आ गया। वह सीधा अवनी के पलंग की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने यह देखते ही एक झटके से द्वार बंद कर दिया। सांप चौंक कर मुड़ा और आदित्य को देखकर फन फैलाकर फुफकारने लगा। आदित्य ने तलवार उठाई, लेकिन सांप की फुर्ती से बच न सका। नाग ने उसे डस लिया। तलवार हाथ से छूट गई, पर आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे सांप को अपनी ओर खींचता हुआ मिट्टी की बाल्टी के पास पहुंचा। सांप ने एक बार फिर हमला किया, पर इस बार आदित्य तैयार था। जैसे ही सांप ने फन फैलाया, आदित्य ने एक झटके से उसे पकड़ लिया और मिट्टी से भरी बाल्टी में फेंक दिया। सांप चिल्लाया और मिट्टी में फंसने लगा। आदित्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। सांप के शरीर से निकला हुआ एक अजीब सा रक्त मिट्टी में मिल गया। वहां से एक अजीब सी चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। जैसे ही सांप मारा गया, अवनी के शरीर में एक अजीब सा कंपन हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वह गहरी नींद में चली गई। आदित्य ने राहत की सांस ली और मिट्टी से भरी बाल्टी को उठाकर हवेली से बाहर ले गया। उसने उसे एक गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से आग जला दी। सुबह होते ही राजीव सिंह और विवेक शर्मा दौड़ते हुए अवनी के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अवनी बिल्कुल शांत नींद में सो रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजीव सिंह आदित्य की ओर मुड़े और पूछा, क्या हुआ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। उसकी बीमारी चली गई है। थोड़ी देर में वह जाग जाएगी और आप देखेंगे कि वह पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न है। राजीव सिंह ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह सब तुमने किया कैसे? आखिर बीमारी थी क्या? आदित्य ने गंभीरता से कहा, सर, कभी कभी हमारे आसपास ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हम उनसे अनजान रहते हैं। आपकी बेटी एक ऐसी ही शक्ति के चंगुल में फंसी थी। मैंने उस शक्ति से उसे मुक्त कर दिया है। अब आप चिंता न करें, वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। कुछ देर बाद ही अवनी की आंखें खुली। पहली बार इतने महीनों में उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने पिता को देखा और मुस्कुराकर बोली, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजीव सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अवनी को गले लगा लिया और आदित्य की ओर कृतज्ञता से देखा। हवेली में खुशियां लौट आईं। राजीव सिंह ने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए आदित्य को अपनी कंपनी में एक बड़ा पद दिया और उसे हवेली का स्थायी मेहमान बना लिया। अवनी धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई, लेकिन आदित्य को पता था कि उस रात उसने जो देखा और अनुभव किया था वह कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसी और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।